हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में BHIC 106 जो कि है आधुनिक पश्चिम का उदय भाग 1, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए 20 अंकों का प्रश्नों का चर्चा करेंगे जिसे आप 500 शब्दों में लिखना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन का चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप इसे जाके देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो आइए देखते हैं किन प्रश्नों का चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में व्यापार और विनिमय की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। तो 16वीं शताब्दी में जो है व्यापार और विनिमय की प्रकृति पे चर्चा करना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 नंबर का काफ़ी बार पूछा गया है। 20 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम 500 शब्दों में से आप लिखने का प्रयास करेंगे। आप यह वीडियो देख के इसको यदि समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप इसे यदि आपके एग्जाम में आते हैं ये प्रश्न तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। यदि जो पढ़े हुए हैं ये प्रश्न तो उनका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं तो उनको एक तरह से वर्ड मिल जाएगा, वो अपना खुद से भी बना के एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। देखिए 16वीं शताब्दी के दौरान पूरे यूरोप में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी तथा व्यापार करने के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। तो 16वीं शताब्दी में जो है यूरोप में व्यापारिक गतिविधियां काफ़ी बढ़ी और व्यापार करने के तरीके में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। देखिए पूर्व में ओटोमन की बढ़ती शक्ति के साथ इतालवी, आप याद रखिएगा इतालवी व्यापारी पर ही ज़्यादातर यूरोप ये आधारित थी। इतालवी व्यापारियों के लिए पूर्वी भूमध्य सागर के पार व्यापार करना लगातार कठिन होता गया। इसके अलावा एशियाई वस्तुएं जैसे कपास और मसालों के व्यापार आचरण में इतालवी व्यापारी बैंकरों का वर्चस्व अरबी और अन्य यूरोपीय व्यापारी समुदायों के लिए दमघोंटू हो गया, जो अरबी और यूरोपीय व्यापारियों के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करते थे। तो ये एशिया में जो मसाला और कपास और मसाला जो मिलती थी, इनके बीच में जो मध्यस्थता थी वह काफ़ी तरह से एक दूसरे के रूप में कार्य करती थी। अरबी व्यापारी और यूरोपीय व्यापारी एक दूसरे से मिलकर काम करते थे। देखिए आगे, समुद्री यात्राएं और इनकी सफलता के लिए किया गया भारी पूंजी निवेश इतालवी राज्यों और व्यापारिक समुदायों द्वारा पूर्वी व्यापार पर प्रभुत्व को तितर बितर करने के प्रयास को दर्शाता है। मतलब कि ज़्यादातर हुआ क्या कि भारी पूंजी निवेश हुआ किसमें, समुद्री यात्रा में। जैसे ही ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा व्यापार होने लगा समुद्र से, तो हुआ कि यह जो व्यापार का प्रभुत्व था यूरोप में वह तितर बितर होने लगा। व्यापार में इसके संयुक्त परिणाम से व्यापारिक परिवर्तन के तहत इतालवी अर्थव्यवस्थाओं की कीमत पर अटलांटिक अर्थव्यवस्थाओं, विशेषतः इबेरियन देश, जैसे इबेरियन देश कौन कौन सा था वो देखिए, जैसे पुर्तगाल और स्पेन का उद्भव हुआ। व्यापार के यह निरंतर उत्तरवर्ती परिवर्तन 16वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड तथा हॉलैंड के उत्थान में प्रतिबंधित होता है। देखिए इतावली नगर राज्य किस तरह की थी वो देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए इतावली नगर राज्य 16वीं शताब्दी के इतावली राज्यों के आर्थिक विकास को दो पूर्णतः स्पष्ट कालों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन सा काल है, दो, वो देखते हैं। पहला है 16वीं शताब्दी के आरंभिक दशक राजनीतिक संघर्ष और युद्धों से चिन्हित थे, जिससे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों जैसे कि वस्त्र उत्पादन क्षमता में सतत पतन, साथ ही वाणिज्यिक विनिमय के समस्त मात्रा में अवनति विशेषतः प्रायद्वीप में दिखाई पड़ती है। दूसरा है सदी के उत्तरार्ध में कुछ पुनः प्राप्ति हुई, हालांकि पिछली सदी के स्तरों की उपलब्धि नहीं हुई थी। इसका मूल कारण यह था कि शुरुआत में जिन वस्तुओं की आपूर्ति का एकाधिकार इतावली लोगों को प्राप्त था, इतावली लोगों को जो एकाधिकार प्राप्त था, समुद्र मार्ग खुलने से जो है इनका धीरे धीरे पतन होने लगा था। ठीक है,
जैसे रेशम, इस पे जो एक अधिकार था वह अब तक महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वत्र पहुंच चुका था। यह सभी जगह पहुंच गया था और सभी इनका व्यापार करने लगे थे। इतावली व्यापारी, थोड़ा सा लाइट कम हो गया, लाइट बढ़ा देते हैं। देखिए, इतावली व्यापारी अब इस वस्तु के एकमात्र पूर्तिकर्ता नहीं थे। तो दो देख लिए इतावली नगर के जो लोग थे किस तरह से धीरे धीरे उनका पतन होता जा रहा था। देखिए आगे अब, हालांकि सामान्यकरण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इतावली अर्थव्यवस्था शहर राज्यों की संरचनाओं के समान ही विविध थी, जो कि प्रायद्वीप के राजनीतिक विश्व का गठन करते थे। विभिन्न क्षेत्रों के गहन विश्लेषण से यह पता चलता है कि युद्धों का विनिर्माण उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उत्पादन में सामान्य गिरावट थी, विशेषतः केंद्रीय और उत्तरी क्षेत्रों में, जो कि पिछली सदियों में शक्तिशाली क्षेत्र थे। शहरी केंद्रों में जनसंख्या में कम सघनता दिखती है। कम विशेषज्ञ कार्यशालाओं में देशी उपभोक्ता मांग, जो कि खुद पतनशील थी, उसे पूरी करना असंभव था। जो निर्यात के लिए पर्याप्त उत्पादन कहां से आता। इन सभी सामान्य कठिनाइयों के अलावा युद्ध की जरूरतों को पूर्ण करने हेतु अधिक से अधिक कराधान हुआ। अतः वस्त्र जैसे आवश्यक व्यापारिक वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण कठिनाइयों से कई उन्नत शहर जैसे ब्रोसिया, रोम, पाविया और जेनोवा का विनाश हुआ। तो ये जो था, ये काफ़ी इन सब का धीरे धीरे व्यापारिक केंद्र का विनाश हो गया। इसके बावजूद इतावली व्यापारियों ने यूरोप के महत्वपूर्ण, आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, विनिमय केंद्रों में सर्वत्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इतावलियों की महत्वपूर्ण यूरोपीय मेलों में प्रतिष्ठित भूमिका जारी रही, जहां वस्तुओं का विनिमय होता था। यह भूमिका महत्वपूर्ण वित्तीय लेन देन वाली जगहों में महत्वपूर्ण थी, जहां वित्तीय समझौते होते थे और जहां यूरोपीय राज्यों के सार्वजनिक ऋण पर आधारित साख के साधनों का व्यापार होता था। एंटवर्प, लियोनस, बेसनकोन और पियासेंजा महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र थे। तो ये सब जो थे, एंटवर्प, लियोनस, बेसनकोन और पियासेंजा जो है, यह महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र हुआ करते थे। पैसे की लेन देन यहाँ पे ज़्यादातर होता था। जहाँ 16वीं शताब्दी में इतालवी अपनी गतिविधियाँ करते थे, बेसनकोन और पियासेंजा में जेनोवा के बैंकर विशेषतः सक्रिय थे और उन्होंने इन जगहों को व्यावहारिक रूप से विनिमय मेलों में परिवर्तित कर दिया था। तो देख ली 20 नंबर का क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं इससे पहले वाला वीडियो में, आप उसे जाके देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये आपके क्वेश्चन 10 नंबर का पूछ लिया जाता है और 250 शब्दों में से लिखना होगा। देखिए, कम टाइम में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन यदि आपका हो जाता है तो आप हो सकता है कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। सिलेबस कवर होने से होता है क्या कि आप यदि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आता है तो इसे आप यदि समझ गए हैं तो इसे बना के भी लिख सकते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, विज्ञान और पुनर्जागरण के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। तो विज्ञान और पुनर्जागरण के बीच में किस तरह का संबंध था यूरोप में, इन पे चर्चा करना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाता है। 10 नंबर में पूछने का मतलब है 250 शब्दों में से लिखना होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न। तो आइए इसको जानते हैं। देखिए, पुनर्जागरण ने आधुनिक विज्ञान के प्रारंभ को चिन्हित किया। विज्ञान और पुनर्जागरण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर संबंध से इनकार नहीं किया जा सकता। तो विज्ञान और पुनर्जागरण को जो एक दूसरे के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका थी और संबंध भी था एक दूसरे से। ठीक है। देखिए, प्रारंभिक उपलब्धियों में से एक उपलब्धि खगोलिकी के क्षेत्र में थी। खगोल विज्ञान में अध्ययनों ने भौतिक ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण विचारों के विकास को जन्म दिया। तो कौन कौन से विचार को जन्म दिया, आइए अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे इसको। देखिए, इस तरह के विचारों को ब्रह्मांड के संदर्भ में मौजूदा
पंडित दभी और धर्म वैज्ञानिक प्रणाली पर हमले की तरह माना गया। जो भी खोज किया गया, जो भी पंडित लोग थे और धर्म के जो वैज्ञानिक थे, उन पे जो है यह हमला माना जाता था। देखिए, मध्ययुगीन धर्मशास्त्रियों ने खगोलीय पिंडों को ब्रह्मांड को की अपनी कठोर संकल्पना के ढांचे के भीतर ही देखा था। टॉलमी सबसे पहला जो वैज्ञानिक था, टॉलमी, इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया था। देखिए, टॉलमी ने ब्रह्मांड का भू केंद्रित सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो भू केंद्रित सिद्धांत जो है टॉलमी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्या था वो देखिए, जिनके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र था। पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में थी। यह टॉलमिक प्रणाली थी। ब्रह्मांड की ऐसी समझ बाइबल संबंधी पुस्तकों और धार्मिक तर्क से उत्पन्न हुई थी, जिसे परम सत्य का स्रोत माना जाता था। लेकिन 15वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़ रही थी और एक पोलिश खगोलशास्त्री ने चौंकाने वाला सच बताया कि पृथ्वी और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो पोलिश वैज्ञानिक कौन था? आगे देखते हैं आगे। न कि विपरीत क्रम से, वह और कोई नहीं निकोलस कोपरनिकस था। तो पोलिश वैज्ञानिक खगोलशास्त्री जो थे निकोलस कोपरनिकस ने ही बताया था कि पृथ्वी और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी और उसके ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले जो है निकोलस कोपरनिकस ने इन्हें बताया। उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत विकसित किया, जिसने पृथ्वी को एक गोले के रूप में वर्णित किया था, जो कि एक वर्ष के दौरान सूर्य के चारों ओर घूमती थी और हर 24 घंटे में अपनी धुरी पर। व्यापक रूप से टॉलमिक दृश्य में विश्वास के कारण यह विचार लंबे समय तक अस्वीकार रहा। अंत में कोपरनिकस ने अपनी रचना को प्रदर्शित किया था। इनका पुस्तक का नाम था पुस्तक का नाम था रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसकी चर्च अधिकारियों द्वारा कड़ी निंदा की गई थी। देखिए, गैलीली ने इस रचना का अध्ययन किया था, जो खगोल विज्ञान के बाद के विकास के लिए जिम्मेदार थे। वे काफी, आइए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे, हद तक प्लेटोनिक विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने ब्रह्मांड के अरस्तुवादी व्यवस्था को चुनौती दी थी। गैलीलियो ब्रह्मांड की एक नई तस्वीर की कल्पना करने में सक्षम थे, विशेष रूप से इसलिए कि उन्होंने ब्रह्मांड को अपने समय की सबसे बड़ी खोज के माध्यम से देखा था। तो ये टेलीस्कोप का खोज किया था गैलीलियो ने। इनके ही माध्यम से उसने ब्रह्मांडों की गति या ब्रह्मांडों की जो व्यवस्था थी उन पे एक संपूर्ण ज्ञान दे रहे थे। देखिए, उनके अध्ययन ने बृहस्पति के उपग्रहों और शनि के छल्लों पर प्रकाश डाला और इस तथ्य को स्थापित किया कि पृथ्वी किसी अन्य ग्रह की तरह ही थी। इस प्रकार उन्होंने सौर प्रणाली पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। चर्च द्वारा इन विचारों को सहन नहीं किया गया था। इतालवी में उनकी प्रसिद्ध रचना डायलॉग इन द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। तो इनका डायलॉग जो लिखा गया था इतालवी की रचना के द्वारा। ठीक है, तो किस में लिखा गया था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम, इसमें इसका डायलॉग लिखा गया था, ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। लेकिन चर्च ने उसे विधर्म का मुकदमा में ला दिया। उसको जब बाद में जो है फांसी की सजा भी दे दिया गया था। देखिए, 2 प्रश्न देख लिए। ये प्रश्न जो है आपको आने वाला वीडियो में बताएंगे और काफ़ी अच्छे से प्रश्न आप 2 प्रश्न का कवर करवा दिए 14 से 15 मिनट में। एक 20 नंबर का, एक 10 नंबर का। यदि एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आपको एक तरह से वर्ड मिल जाएगा सिस्टमेटिक ढंग से। यदि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसे अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।